हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे जो ऑन ईएमआई या किस्त आईपीओ आप कहें तो उसकी लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि इसकी डिमांड जो है ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गई है और काफ़ी लोगों का भी इंटरेस्ट भी आ रहा है इस आईपीओ के अंदर। और काफ़ी लोग ये भी सोच रहे हैं काश हमने भी रिस्क लिया होता। बट देखिए, जब तक लिस्टिंग नहीं होती तब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। भाई इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो बाद में ही पता चलेगा। वो सारी चीज़ें मार्केट पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। जीएमपी अच्छी हो जाने से सारी चीज़ें अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी जानेंगे। उसके अलावा ओला कंपनी को लेकर एक और न्यूज़ आ रही है। क्या ये एक और आईपीओ अपना लेके आ सकती है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे, क्योंकि इसका पहले भी एक आईपीओ आ चुका है। तो लोगों को कन्फ्यूज़न है, उसके बारे में भी डिटेल्स लेंगे। उसी के साथ में बागमाने आईपीओ, उसकी भी डिटेल्स में जानकारी लेंगे। उसके अलावा मार्केट का हाल वगैरह जानेंगे। क्या यूएस और ईरान के बीच में वापस कुछ वॉर वगैरह सिचुएशन चालू हो गई है, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। ज्वाइन करके रख लीजिए और लिंक से ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे फेक और फ्रॉड चैनल्स हैं, फिर कहीं आपके साथ धोखा ना हो जाए, इसीलिए लिंक से ही ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले दोस्तों जो किस्त आईपीओ है, ऑन ईएमआई आईपीओ, इसकी लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी जान लेते हैं। तो देखिए, इसकी जो लिस्टिंग है कल की तारीख में 8 मई को है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई कि 8 मई को इसकी लिस्टिंग है, फ्राइडे को। अब इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, देखिए हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, कोई ये फिक्स चीज नहीं है। जो जीएमपी चल रही है उसके अनुसार हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए अभी करीब करीब जो जीएमपी चल रही है, ठीक है, मान के चले 20 से 25 रुपए के बीच में इसकी एक करीब करीब जीएमपी चल रही है। क्योंकि जीएमपी एक फिक्स पैरामीटर नहीं है, एक अंदाजा होता है, ठीक है। ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड कितनी आ रही है, लोग कितना प्रीमियम देने के लिए तैयार है, बस यही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कोई फिक्स चीज नहीं है कि इतना ही इतना होना है, ठीक है। तो ये 171 रुपए 171 रुपीज के अंदर अलॉट हुआ है हमको। मुझे लग रहा है कि लगभग लगभग, मान लो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी रहता है, ठीक है ना, अभी मार्केट की सिचुएशन ही ऐसी है, तो लगभग लगभग 19 रुपए के आसपास हम एक जीएमपी मार्केट चल सकते हैं रफली। तो उसके अनुसार 190 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की एक संभावना नजर आ रही है। मान लो एक रेंज लेके चलते हैं, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कभी डिमांड ज़्यादा भी आ सकती है, कम भी हो सकती है, मार्केट अच्छा भी रह सकता है, खराब भी रह सकता है। तो 180 से 200 रुपए के बीच में लिस्टिंग होने की एक संभावना नजर आ रही है, ठीक है। उम्मीद है कि नेगेटिव लिस्टिंग ना हो, कोई ऐसा चीज़ हो जाए, मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो एक अलग चीज़ है। बाकी ऐसा लग रहा है कि भाई नेगेटिव लिस्टिंग होने की संभावना जो है वो कम नजर आ रही है। तो 180 से 200 रुपए के बीच में लिस्टिंग होने की एक संभावना नजर आ रही है। तो लगभग जो लिस्टिंग गेंस मिलने की संभावना है 10 से लेकर 15% के बीच में, या मैक्सिमम कोई और अच्छा कंडीशन रहा तो 20% के बीच में एक संभावना नजर आ रही है। तो ठीक है, यहां तक अगर मान लो लिस्टिंग गेंस मिलता है भाई 15 से 20% 10% जो भी मिलता है, तो अब हमारी आगे लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए मैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो देखिए सबसे पहले जिन लोगों ने लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया है, सबसे पहली चीज तो ये है लोगों ने रिस्क लेके ही अप्लाई किया है, ठीक है। उस टाइम जीएमपी नहीं थी, मार्केट की कंडीशन भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हाँ, जब लोगों ने अप्लाई किया उसके बाद क्या है, क्यूआईबीस का अच्छा सब्सक्रिप्शन आया, अगले दिन मार्केट और अच्छा हुआ क्योंकि ट्रंप की तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ आई। तो इस तरह से क्या है कि जीएमपी में उछाल देखने को मिला। अब लोगों ने अप्लाई किया तो उनको थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये रिस्क वाली बात है, लोगों ने रिस्क लिया उनको फायदा मिला। एक बात होती है कि भाई हाँ आपने रिस्क लिया आपको फायदा है, कभी कभार नुकसान भी होता है, ठीक है। अब काफ़ी लोगों ने भाई पहले से ही पैसे दाव लगा के बैठे हैं कि भाई लॉस हुआ तो हुआ, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि लोगों को ज़्यादा टेंशन है, कोई लॉस भी हुआ तो वो कोई बड़ा उनको शॉक लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब अगर मान लो लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना बढ़िया स्ट्रैटेजी है। आपने सोचा, आपने टारगेट इतना ही लगाया शॉर्ट टर्म के लिए, तो जितना मिला लेकर एग्जिट हो गए, बढ़िया बात है। हाँ फिर भी अगर आपका मन है, काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि भाई कंपनी को देखते हुए हमारा मन लग रहा है कि भाई थोड़ा बहुत रखें, तो क्या करना चाहिए। देखिए इसके फैक्टर्स हमने देखे तो कंपनी के जो फैक्टर्स है ये ज़्यादा ओवरऑल रिस्की कंपनी नज़र नहीं आ रही, फाइनेंशियली अच्छी नज़र आ रही है। जो बाकी फैक्टर्स होते हैं फाइनेंशियल कंपनियों के हिसाब से, उस हिसाब से अच्छी नज़र आ रही है, वैल्यूएशंस वगैरह ठीक है, ठीक है। तो मुझे लगता है कुछ शेयर अगर आपने रखे तो भी मुझे लगता है ज़्यादा इतना हाई रिस्क वाली कंपनी नज़र नहीं आ रही है। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। फिर दोस्तों जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई, जिन लोगों ने अप्लाई किया है लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या वो रखें या सेल करें, क्या करना चाहिए उनको। तो उसके लिए हम इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं एक कंक्लूजन भी बता दूंगा। पॉजिटिव में ये है कि सबसे बढ़िया बात इसकी वैल्यूएशन सही है, प्राइस टू बुक वाइज देखे या प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से हमने देखी। बाकी इसका एनपीए जो होता है, ठीक है, वो भी अच्छा है। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, जो ऐसा लोन होता है जो वापस नहीं आता, तो वो भी कंट्रोल के अंदर नजर आ रहा है अगर अदर फाइनेंशियल कंपनियों के साथ कंपेयर करते हैं तो। बाकी इसके फाइनेंशियल्स वगैरह अच्छे हैं,
मार्जिन वगैरह बढ़े हैं इसके, हर साल रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है। और बाकी जो फैक्टर्स होते हैं जैसे फाइनेंशियल कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है, मतलब कितना इसका कमाई हो रही है, कितना नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये कमा रहा है। फिर उसके अलावा CRAR जो कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो होता है। फिर AUM मतलब इसकी लोन बुक बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, तो उसके अंदर भी ग्रोथ है। फिर जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, मतलब कितना इसको कॉस्ट पड़ता है, तो वो थोड़ी सी एवरेज कह सकते हैं। फिर रिपीटेटिव कस्टमर्स कितने हैं, कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको लगातार लोन की ज़रूरत पड़ती रहती है क्योंकि छोटा अनसिक्योर्ड लोन देती है, तो वो भी अच्छे हैं। बाकी उसके अलावा ROE वगैरह इसकी बढ़िया है। तो ये कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब नेगेटिव क्या है, नेगेटिव बड़ा नेगेटिव मुझे लगा कि इसकी प्रमोटर की होल्डिंग कम है। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग कम होना तो कभी कभार डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। और 2025 के अंदर रेवेन्यू के अंदर थोड़ी गिरावट देखने को मिली, ये थोड़ा नेगेटिव लगा मुझे। उसके अलावा जो बाकी फैक्टर्स है वो मुझे बैलेंस नजर आ रहे हैं, मतलब इतनी हाई रिस्क वाली कंपनी नजर नहीं आ रही। अब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, देखिए लॉन्ग टर्म के लिए इसके फैक्टर्स अच्छे हैं, कम रिस्क है नो डाउट। बट देखिए एक तो ये फाइनेंशियल कंपनी है, अनसिक्योर्ड लोन देती है, मतलब भाई कुछ लोन देने वाली कंपनियां क्या करती है, कुछ गिरवी रखती है, सिक्योर्ड लोन जिसको बोलते हैं। मान लो वो कंपनी पैसा नहीं दे या कोई बंदा पैसा नहीं दे, तो वो जो भी उसके गिरवी रखा हुआ है, सोना वगैरह है, जो भी पैसा घर रखा हुआ है, तो वो उसको बेच के पैसा वसूल कर लेती है। तो एक चीज़ ये अनसिक्योरिटी, उसके बदले कुछ नहीं लेती क्योंकि छोटा छोटा लोन ही देती, ज़्यादा बड़ा लोन ये नहीं देती है। तो एक थोड़ा ये रिस्क वाला पॉइंट तो होता है, बट इसके फैक्टर्स अभी अच्छे हैं। बट माइंड में तो ये चीज़ चलती है कि भाई अनसिक्योर्ड लोन है, कल की कोई दिक्कत ना हो जाए। दूसरा थोड़ा प्रमोटर की होल्डिंग कम है, न्यू एज कंपनी है, दूसरा स्मॉल कैप कंपनी है, तो ये रिस्क साथ में बने हुए हैं। तो हाँ, आपको लगता है कि भाई मुझे ज़्यादा इतना रिस्क नहीं लेना, हाँ मुझे कंपनी अच्छी नज़र आ रही है, तो आप थोड़े बहुत शेयर जो हैं मतलब प्रॉफिट बुक करते हुए भी चल सकते हैं कि थोड़ा अपना अमाउंट रख सकते हैं कि भाई हाँ इतना मैंने सेल कर दिया, बाकी वाला मैं इसको होल्ड करके चलूंगा। तो ये स्ट्रैटेजी भी आप अपना सकते हैं। अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, आप इसको होल्ड करेंगे सेल करेंगे, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे पर्सनली मैंने 2 लॉट अप्लाई किए थे, तो मुझे 109 शेयर शायद अलॉट हुए हैं, मतलब शायद हो सकता है प्रोपोर्शनेट के हिसाब से हो गए होंगे। मेरा भी यही स्ट्रैटेजी रहेगा, कंपनी मुझे अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट जरूर बुक करूंगा, ऐसा नहीं कि भी सारा रखूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सेफ्टी वाइज चलना वो ज़्यादा सही। बाकी मुझे देख के आप कोई भी डिसीजन ना बनाएं, जो भी रिस्क अपना डिसीजन बनाएं, अपने रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स जरूर क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमारे वीडियोज़ की रीच थोड़ी बढ़े, और लाइक ज़रूर करें ताकि वीडियोज़ की रीच मिलती रहे और हमें भी सपोर्ट मिलता रहे। फिर दोस्तों जो ओला कंपनी है, इसके आईपीओ को लेकर खबर है कि भाई ये कंपनी अपना और आईपीओ लेकर आ रही है। आप सोचेंगे कि एक और आईपीओ, अभी तो कुछ दिन पहले ही आईपीओ आया था ओला इलेक्ट्रिक का, ठीक है, आपको ध्यान होगा। तो अब वापस कैसे आईपीओ आ रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि ये जो आईपीओ लेकर आ रही है, इसकी एक पहले कंपनी थी, ओला इलेक्ट्रिक से पहले कंपनी है ओला कंज्यूमर, मतलब जो कैब वगैरह आपको पता होगा, कार कैब वगैरह बुक करते हैं हम, मतलब टैक्सी वो बुक करते हैं ओला से, तो वो ओला कंज्यूमर कंपनी है, वो अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। तो ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में है कि ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ लेकर आ रही है, तो ओला इलेक्ट्रिक नहीं लेकर आ रही है, ओला कंज्यूमर लेकर आ रही है। तो आईपीओ लाने का बड़ा रीज़न भी ये है कि कंपनी के पास जो कैश है, फ्री कैश फ्लो होता है, वो थोड़ा कम हो रहा है अभी। उसके अलावा कंपनी पर थोड़ा डेट बर्डन भी है, उधारी भी है, तो वो थोड़ा क्या है कि अपना कैश वगैरह बढ़ाने के लिए, अपना डेट पे करने के लिए आईपीओ लाने का प्लानिंग कर रही है, मतलब ऐसा मार्केट के अंदर न्यूज़ है। तो अब देखते हैं ये कब आईपीओ आता है। मैनेजमेंट की चर्चाएं काफ़ी टाइम से चल रही है और ये आईपीओ आने की भी चर्चाएं चल रही है काफ़ी टाइम से, बट आईपीओ कब आता है वो कंपनी पर डिपेंड करेगा, वो कब डीआरएसपी फाइल करते हैं, कब मंजूरी मिलती है, कब आईपीओ आता है, ठीक है। तो ये ओला आईपीओ को लेकर अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है, तो ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ नहीं लेकर आ रहा है, ओला कंज्यूमर लेकर आ रहा है। फिर दोस्तों REIT आईपीओ जो है, बागमाने REIT आईपीओ, उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन था। आखिरी दिन बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। इसमें 2 कैटेगरी QIBs और NIIs के अंदर भी क्या है कि रिटेलर्स भी अपने हिसाब से भर सकते हैं, भी जितना मिनिमम लॉट है उस हिसाब से भर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर सब्सक्रिप्शन देखा तो 25 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन इसको देखने को मिला है। ठीक ही सब्सक्रिप्शन है, देखा जाए तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन है, और इसकी GMP 4 से 5% के बीच में बता रही है। बाकी मैंने कल की तारीख में फाइनल अपडेट वाला वीडियो उसके अंदर सारी चीज़ें इसके बारे में क्लियर कर दी थी, और इसका अलॉटमेंट स्टेटस के फिनटेक की वेबसाइट पर हमें देखने को मिल जाएगा 12 मई को, ठीक है। अब दोस्तों बात करें मार्केट की, तो आज मार्केट को अगर देखा जाए, कल की तारीख में जो बढ़िया तेजी थी, आज की तारीख में सुस्त देखने को मिला मार्केट, मतलब इतनी ज़्यादा तेजी नहीं थी। सेंसेक्स निफ्टी हल्की सी गिरावट के साथ क्लोज हुए हैं। बाकी बैंक निफ्टी है, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स में एक थोड़ी तेजी देखने को मिली।
तो ओवरऑल मार्केट थोड़ा सुस्त नजर आया। जो बड़े जो स्टॉक या इंडेक्स कहें वो सुस्त थे आज की तारीख में, मतलब इतनी ज़्यादा कोई खास तेजी नहीं थी, गिरावट भी ज़्यादा नहीं थी बट खास तेजी भी नहीं थी। कल के संकेत क्या है? कल के संकेत भी थोड़े कंफ्यूजिंग है, क्योंकि देखिए जो अभी बड़ी चीज़ चल रही है ईरान यूएस के बीच में, कुछ भी चीज़ें अभी पूरा सॉर्ट आउट नहीं हो रही। वो अपनी कंडीशन रखते हैं, वो यूएस अपनी कंडीशन रखता है, ईरान वापस अपनी कंडीशन रखता है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही है और अचानक भी कुछ अनाउंसमेंट हो जाए तो उसका भी कोई भरोसा है नहीं। इसलिए मार्केट थोड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन के अंदर चल रहा है। जैसे उस दिन कहा था कि वॉर एंड हो जाएगी, ये अपना भाई सॉर्ट कर रहे हैं, तो एकदम से चढ़ गया मार्केट। फिर वापस अभी खबर आई कि कुछ इनके बीच में आपस में विवाद हल्का फुल्का चल रहा है, जिस कारण मार्केट अभी कंफ्यूजिंग मोड के अंदर आ गया है। बाकी एफआईएस डीआईएस की अगर बात करें तो एफआईएस की तरफ से लगभग 340 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग हुई है, डीआईएस की तरफ से 400 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग हुई है। मतलब आज जो अमाउंट है वो थोड़ा कम था। तो ये थे दोस्तों आज के सारे अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।